जय गौ माता। आज मैं आपको भौतिक सत्यापन और निरीक्षण जो गौशालाओं का होता है वो किस प्रकार का होता है उसके विषय में बताऊंगा। भौतिक सत्यापन और गौशाला के निरीक्षण में क्या अंतर है ये भी आपको बताऊंगा। किसी भी गौशाला का जब अनुदान के दायरे में आती है या अनुदान के दायरे के लिए वो अप्लाई करती है, उसका निरीक्षण होता है और भौतिक सत्यापन होता है। सरकार के वर्तमान नियमों के अनुसार 2 बार भौतिक सत्यापन होने के बाद ही गौशाला को अनुदान के दायरे में लिया जाता है। भौतिक सत्यापन किस प्रकार का होता है, वो कैसे किया जाएगा, उसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसके विषय में मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। भौतिक सत्यापन वर्ष में 2 बार होता है। उसका जो समय है वो है मोटे मोटे तौर पर अप्रैल और मई, और दूसरा जो भौतिक सत्यापन है वो जुलाई और अगस्त में होता है। किसी कारणवश कोई देरी हो जाए तो हो सकता है कि वो अगस्त की बजाय सितंबर में हो जाए और मई की बजाय जून में हो, परंतु जो मोटा मोटा नियम है वो ये है अप्रैल मई में और अगस्त और सितंबर में हमारा भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक सत्यापन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है जीपी कोड जारी करवाना। जो गौशाला नई है वो नई गौशाला अपने जो स्थानीय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग है वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगावे जिसका अभी पंजीकरण हुआ है, और उसे ये कहे कि आपका जीपी कोड जारी करे। जीपी कोड एक यूनिक कोड होता है, प्रत्येक गौशाला का अलग अलग, जो अलग अलग ज़िले के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग में जो बैठा है गौपालन अधिकारी वो जारी करवाता है। वो जीपी कोड जारी होने के बाद आपकी जब भौतिक सत्यापन में आपका नाम जो गौपालन विभाग एक लिस्ट जारी करेगा, जिन जिन गौशालाओं का भौतिक सत्यापन होना है उसमें आपका नाम आ जाएगा। जीपी कोड की जो वर्तमान व्यवस्था यह है कि जब भी कोई अनुदान का पीरियड जारी होता है उस दौरान ऑनलाइन जीपी कोड जारी होता है। तो कृपया, जैसे अभी वर्तमान में अनुदान का समय चल रहा है क्योंकि अप्रैल और मई का समय है, तो इस समय पोर्टल खुला है, आप अपना जीपी कोड जारी करवा सकते हैं। तो जीपी कोड जारी होने के बाद में आपका भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन 2 प्रकार से होता है। प्रथम भौतिक सत्यापन जो होगा आपका उन गौशालाओं का भौतिक सत्यापन है जिसके अंदर गौपालन अधिकारी जो चिकित्सालय है आपके, जिस मान लीजिए किसी गांव में आपकी गौशाला है, उस गांव का जो चिकित्सक है वो चिकित्सक होगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम अथवा उसके साथ में पटवारी और गौशाला संचालक, इन तीनों के संयुक्त हस्ताक्षर से आपका भौतिक सत्यापन होगा। एक भौतिक सत्यापन तो होता है जो गौशाला वर्तमान में अनुदान ले रही है उन सभी गौशालाओं का भौतिक सत्यापन 3 अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। एक गौशाला संचालक होता है, एक जिला स्तरीय जो समिति बनी हुई है उसके द्वारा निर्धारित चिकित्सक व पटवारी, तहसीलदार और मतलब नायब तहसीलदार, एसडीएम। पटवारी का रोल इतना ही है कि वो तहसीलदार के बिहार पर आपके गौवंश की गिनती करता है, बाकी पटवारी के हस्ताक्षर से कभी भी भौतिक सत्यापन मान्य नहीं होता। उसमें तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के अथवा एसडीएम के सिग्नेचर ही मान्य हैं। और एक मैं विशेष रूप से इस विषय में निवेदन कर दूं, आगे की चर्चा बाद में करेंगे। जब कभी आप अपना भौतिक सत्यापन करवाएं और तहसीलदार पटवारी के द्वारा बिहाफ पर, जैसे पटवारी ने लिख दिया कि भाई उस गौशाला में इतना गौवंश है, मैंने जांच की, उसके आधार पर यदि आपका तहसीलदार हस्ताक्षर करता है और उस हस्ताक्षर में वो शॉर्ट में C.S लिख देता है, इसका मतलब होता है काउंटर सिग्नेचर। यदि काउंटर सिग्नेचर लिखता है तो वो फाइल या वो भौतिक सत्यापन आपका मान्य नहीं है। कारण ये क्योंकि राज्य सरकार का आदेश है कि संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन होगा, और संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन तभी मान्य होता है जब आपके गौशाला में तहसीलदार, चिकित्सक और आपके गौशाला का पदाधिकारी सम्मिलित हो, तभी संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन मान्य है। अन्यथा भौतिक सत्यापन पर किए गए CS के रूप में हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। दूसरा जो भौतिक सत्यापन है वो होता है उन गौशालाओं का जो गौशालाएं वर्तमान में अनुदान में नहीं है परंतु उनके जीपी कोड जारी हो चुके, उनके टैग लग चुके, तो अब डॉक्टर उनका भी सत्यापन करवाते हैं, उनका भौतिक सत्यापन करवाते हैं। वो भौतिक सत्यापन डॉक्टर जो उस क्षेत्र का डॉक्टर है या जिस डॉक्टर को भौतिक सत्यापन के लिए नियुक्त किया गया है, वो डॉक्टर और गौशाला संचालक दोनों मिलकर उसका भौतिक सत्यापन करते हैं। उसके लिए एक परफॉर्मा निर्धारित है, उस परफॉर्मा के बारे में मैं बताऊंगा आपको।
उस पर दोनों हस्ताक्षर करते हैं, तब आपका भौतिक सत्यापन मान्य होता है। उसमें जो गौशाला अनुदान लेने की इच्छुक है, उसमें नियम यह है, यदि आपकी गौशाला के अंदर भौतिक सत्यापन के समय 50 से अधिक गोवंश के टैग लगे हों, या जितने गोवंश के टैग लगे हों उन टैग लगे गोवंश की गिनती ही भौतिक सत्यापन में मान्य होती है। चाहे आपके पास में 500 गोवंश होंगे, यदि आपके टैग लगे हुए नहीं हैं तो आपके गौशाले की गिनती, सर्वे में तो आपका गोवंश आ जाएगा, परंतु अनुदान में आप शून्य हैं। जब अनुदान के लिए फाइल आपकी अपलोड होगी तो वहाँ हमारा स्थानीय गौपालन अधिकारी उसको शून्य लिख के भेजेगा, भाई ये गौशाला संचालित तो है परंतु इसमें टैग लगे हुए गोवंश नहीं है, इसलिए ये शून्य कहलाएगी, संचालित नहीं कहलाएगी। इसलिए जब भी आपका भौतिक सत्यापन नज़दीक हो तो आप अपने पास में संधारित जितने भी गोवंश है उसकी टैगिंग अवश्य रूप से कराएं, ताकि आपकी भविष्य में अनुदान में दिक्कत ना आए। ऐसा कई बार हुआ है, कई गौशालाओं के पास 500-500 गोवंश था, परंतु उन्होंने भौतिक सत्यापन के समय टैगिंग नहीं थी तो उनके गोवंश शून्य लिखे गए। इसलिए गौशाला संचालित है परंतु गोवंश ना टैग ना लगाने के कारण से वो गोवंश शून्य कहलाएगा। अतः आपके पास में जितना भी गोवंश है उसने उसकी टैगिंग करवाएं। मान लीजिए आपके पास 500 गोवंश है और आपके 100 गोवंश के टैग लगे हुए हैं, तो डॉक्टर आपकी रिपोर्ट में ये लिख के भेजेगा कि 100 गोवंश के टैग लगे हुए हैं, इसका मतलब आपकी गौशाला में 100 गोवंश मतलब स्थायी रूप से संधारित हैं, बाकी अस्थायी हैं। अतः उससे पहले आपको टैग लगवाने बहुत अति आवश्यक है, कृपया इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा सर्वे आपका डॉक्टर और उसके साथ में मिलकर होगा। सर्वे के दौरान अभी जो वर्तमान व्यवस्था है वो ये है कि वीडियोग्राफी करवानी अनिवार्य होती है। वीडियोग्राफी का जो नियम है वो मैं आपको बता दूं। वर्तमान अनुसार नियम तो ये है, हम लोग किसी प्रकार की वीडियोग्राफी करवा के कैसे भी उपलब्ध करवाते होंगे वो अलग बात है। नियम ये है, वीडियोग्राफी में आपका स्थानीय चिकित्सक जिसको आदेश हुए हैं उस गौशाला का निरीक्षण करने के, आपका तहसीलदार या एसडीएम या नायब तहसीलदार जो निरीक्षण करने के लिए आया है वो, और गौशाला संचालक, तीनों उस वीडियो में आने जरूरी है। वीडियो को किस प्रकार बनाएं ये आपसे निवेदन करूं। वीडियो जब आप बनाना प्रारंभ करें तो आप अपने गौशाला का जिस तरफ मेन गेट है और मेन गेट पे आपका बोर्ड लगा हुआ है, तो आप आपके बाहर की रोड से उस मेन गेट की फ़ोटो लेते हुए वीडियोग्राफी बनानी शुरू करें। उसके बाद आपके शेड, छप्पर, खेड़, ठाण, साफ सफाई की भी आप वीडियो बनाएं, और फिर जब आपके डॉक्टर्स वगैरह की वीडियो साथ में आ जाए तो इसमें जो मूल नियम है जिसका हम लोग ठीक है जो चल रहा है सिस्टम से चल रहे हैं, पर नियम यह है कि एक एक गोवंश की काउंटिंग की जा सके, इस प्रकार की वीडियो बननी चाहिए। और वीडियो चाहे आपके पास में 1000 गोवंश होगा, प्रत्येक गोवंश की काउंटिंग की जा सके, इस प्रकार की वीडियो, चाहे वीडियो आपकी 15 मिनट की बने, आधे घंटे की बने, घंटे भर की बने, इस प्रकार की वीडियो होनी चाहिए। वही वीडियो सही मायने में मान्य है। तो जब भी हम अपना वीडियो बनाएं इस विषय को सोच के बनाएं। वीडियो जरूरी नहीं है कि आप किसी कैमरामैन को बुला के बनाएं, आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं और उसको सीडी में या पेन ड्राइव में अपलोड करके विभाग में आपको जमा करवाना होता है। तो वीडियो के भौतिक सत्यापन में वीडियो अनिवार्य वर्तमान में कर रखा है, और उसको इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो हमें भविष्य में दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा कई बार क्या होता है कि कोई नया चिकित्सक आ गया या नया अधिकारी आ गया, वो देखेगा कि आपके वीडियो में आपके गौशाला का बोर्ड नहीं आया, आपके खेल ठाणी छप्पर नहीं आए, ये सब वो ध्यान करता है, तो हो सकता है आपको वापस कह दे कि दोबारा वीडियो बना के लाओ। और वीडियो में डॉक्टर और तहसीलदार आना जरूरी है। शेष इसके साथ में क्या क्या कार्रवाई होती है, कैसे होती है, वो मैं आपसे निवेदन करूंगा। जब भी आपका भौतिक सत्यापन होगा तो उस भौतिक सत्यापन के अंदर कुछ रिकॉर्ड संधारण की भी जांच आपके चिकित्सक, तहसीलदार, पटवारी जो भी आएंगे अधिकारी वो जांच करेंगे। उसके अंदर मूल रूप से जो आपको देखेंगे, आपके गोवंश के जो टैग लगे हुए हैं, टैग लगे हुए गोवंश की टैग रजिस्टर जो आपने बनाया है प्रपत्र 5, उन दोनों का मिलान करेंगे। वो करते क्या, रेंडमली चेक करते हैं। वो आपके किसी एक गोवंश को पकड़ेंगे, उसकी फ़ोटो खींचेंगे, उसके टैग का मिलान आपके टैग रजिस्टर में करेंगे। ऐसे करके 20-50 गोवंश की वो उन्होंने पहचान कर ली और उसका आपके टैग रजिस्टर में मिलान कर लिया। दूसरा, वो उसकी अपने कंपाउंडर से या अपने पटवारी से उस गोवंश की गिनती करवाएंगे। जो गोवंश आपने आपके आवेदन में भरा है वही गोवंश की गिनती वहाँ होनी चाहिए। अन्यथा होगा क्या, जब आपका भौतिक सत्यापन होगा, मान लीजिए आवेदन में आपने 300 गोवंश भरे हैं और भौतिक सत्यापन में आपके 200 गोवंश की गिनती हो पाई, तो आपको 290 गोवंश की गिनती हो पाई और 290 गोवंश का ही अनुदान मिलेगा। 10 गोवंश का अनुदान आपको कम मिलेगा। इसलिए
जितना गोवंश आपने संधारित किया है, ऑनलाइन आवेदन किया है, आपके टैग रजिस्टर में लिखा हुआ है, आप चेष्टा करें कि उतना गोवंश उनको साथ बैठकर गिनवाएं। होता क्या है कि पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डॉक्टर हो, डॉक्टर को तो फिर भी समय थोड़ा बहुत निकाल लेता है, परंतु तहसीलदार को उनके पास समय नहीं होता, वो जल्दी में रहते हैं। वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को साथ में लाते हैं, अपने ड्राइवर को, चपड़ासी को, पटवारी को, कि भाई गिनती गिन ले, और वो गिनती गिनता है। तो मान लीजिए हमने कहा कि 300 गोवंश है, आपके टैग रजिस्टर में 300 गोवंश है, परंतु उसने गिनती में 290 गिने, 280 गिने, तो उसको 2 बार गिनती करवाएं और आप तब तक सिग्नेचर नहीं करें उस फार्म पर, तब तक आपकी गिनती पूरी ना हो जाए। यदि आपने गुड फेथ में सिग्नेचर कर दिए, तो अगर उसमें उन्होंने रिपोर्ट के अंदर 280 भरे, तो आपको 280 का ही अनुदान मिलेगा। इस विषय का आप विशेषकर ध्यान रखें, अन्यथा क्या होगा कि गौशाला को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें जो जांच का जो चर्चा होती है वो होती है आपका टैग रजिस्टर का जांच होगी, आपके हाजिरी रजिस्टर, जो गोवंश की हाजिरी लगाते हैं हम प्रतिदिन की, गोवंश उपस्थिति रजिस्टर है, उसकी जांच होगी। टैग में और उपस्थिति में जो अंतर है, क्योंकि छोटे बड़े नर मादा जो लिखे जाएंगे वो उसमें लिखे जाएंगे हाजिरी रजिस्टर में, वो टैग रजिस्टर में नहीं होते। तो उससे उसके अनुसार ही दोनों पर डॉक्टर, तहसीलदार साइन करेंगे, अपनी मोहर लगाएंगे। आपके स्टॉक रजिस्टर की भी जांच होगी, आपके पशु आहार रजिस्टर की भी जांच होगी, आपकी ऑडिट की भी जांच होगी, आपकी ऑडिट रिपोर्ट की भी जांच होगी। ये नियम कहता है कि इन चीज़ों की जांच वो अधिकारी जो आएंगे वो करेंगे। आपका चारा रजिस्टर संधारित हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप ऑडिट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, आपकी रोकड़ लिखी जा रही है नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि उस फॉर्म में कॉलम है जिसमें लिखते हैं कि रिकॉर्ड का संधारण किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, आपको यह रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। तीसरा, गौशाला में जब जांच के लिए, ये भौतिक सत्यापन के लिए जब टीम आती है, तो वो आपके गौशाला की सफाई देखती है, आपके गौशाला के शेड देखती है, आपके छप्पर, आपकी खेड़, आपकी ठाण देखती है, आपके कर्मचारियों की संख्या देखती है, आपके वहाँ पर जितना गोवंश है उतने ठाण बने हुए या नहीं बने हुए उसकी जांच करती है, जितना गोवंश है उतने शेड बने हुए या नहीं बने हुए उसकी भी जांच करती है। इन सभी की जांच वो आई हुई टीम करती है। और साफ सफाई कैसी रहती है, खेड़ी को आप समय समय पर खाली करके साफ करते हैं नहीं करते हैं, खेली के अंदर काई तो नहीं जमी हुई है, इन सब का बारीकी से हमें ध्यान रखना है। आप खाद कहाँ पर इकट्ठी करते हैं, आप मृत गोवंश का निस्तारण कैसे करते हैं, दूध का आप क्या करते हैं, खाद का आप क्या करते हैं, गोवंश को आप बेचते हैं तो किस प्रकार बेचते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है भौतिक सत्यापन में। उन सब का सकारात्मक रूप से आप जवाब देवें और ऐसे व्यक्ति को ही वहाँ पर उनके साथ में जोड़ें जिनको इस पूरे विषय का ध्यान हो। ऐसा नहीं आप किसी कर्मचारी को कह दें कि तू साथ जाकर भौतिक सत्यापन करवा देना। कर्मचारी से जो बातें पूछी जाएगी वो कर्मचारी वो बातें नहीं बता पाएगा, जो बातें संचालक या आपका वहाँ स्थित प्रबंधक बता पाएगा वो कर्मचारी नहीं बता पाएगा। अतः कर्मचारियों को आप इस विषय पर मना कर दें कि आपको किसी भी तरह का कोई उत्तर नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि कर्मचारी को विषय का भान नहीं होता और वो अनर्गल प्रलाप किसी अधिकारी के सामने कर देता है, तो उसका नुकसान गौशाला को उठाना पड़ सकता है। आपकी गौशाला पर बोर्ड लगा होना चाहिए नाम का। आपकी गौशाला के अंदर 3-4 जो बोर्ड हैं, एक तो स्टॉक का बोर्ड है, एक दूध वाला बोर्ड है, एक गोवंश उपस्थिति का जो बोर्ड है, वो बोर्ड आपके ऑफिस पर या ऐसे स्थान पर जहां पर एंट्री करते ही सबको दिखे वहां लगे होने चाहिए। और गौशाला के नाम का एक बड़ा डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए ताकि लोगों को ये लगे कि ये गौशाला है। तो भौतिक सत्यापन में आने वाला व्यक्ति इन बारीक चीज़ों को देखता है और ये जब रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध होंगे तो हमारा जो भौतिक सत्यापन है वो सही होगा और कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की अनर्गल टिप्पणी नहीं करेगा। आपकी गौशाला चाहे नई हो चाहे पुरानी, गौशाला का भौतिक सत्यापन करवाने की जिम्मेवारी गौपालन अधिकारी की होती है। वो एक लिस्ट जारी करता है जिसमें जीपी कोड लिखे हुए सभी गौशालाओं के नाम होते हैं और वो एक आदेश में यह भी लिखता है कि इसके अतिरिक्त आपके क्षेत्र की कोई भी गौशाला नई पंजीकृत हुई है जो हमारे पास में नहीं है, उसका भी भौतिक सत्यापन, उसका भी सर्वे आपको करना है और डॉक्टर उसका सर्वे करता है। यदि मान लीजिए भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि 8 तारीख है और 8 तारीख तक आपके पास में कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं आता है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने क्षेत्र के गौपालन अधिकारी को, अपने क्षेत्र के जॉइंट डायरेक्टर को, आपके क्षेत्र के नोडल अधिकारी को या आपके क्षेत्र के डॉक्टर को आप फ़ोन करके कहें कि हमारी गौशाला का अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, ना सर्वे हुआ है, कृपया सर्वे करवाएं। इसमें थोड़ा सा जागरूक हमें भी होना पड़ेगा। यदि आप खुद जागरूक नहीं होंगे तो हो सकता है किसी कारणवश में आपकी गौशाला नहीं हो और उनके पास में नाम ना हो और आपकी गौशाला का सर्वे ना हो, और सर्वे नहीं होगा तो आपकी गौशाला को अनुदान मिलने में भी दिक्कत आएगी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है।
हमेशा भौतिक सत्यापन कब होता है ये बता दूं मैं आपको। जो मैंने पीरियड बताया, ये भौतिक सत्यापन होने का पीरियड के साथ साथ में जब भी आवेदन होते हैं अनुदान के लिए, आवेदन होने के और अनुदान के बाद में रिवर्ट करने के 10 दिन बाद में भौतिक सत्यापन हमारा प्रारंभ होता है और अगले कम से कम 20 या 25 दिन तक भौतिक सत्यापन चलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हमारे आवेदन हो गए उसके बाद में हमारा भौतिक सत्यापन होगा और उस भौतिक सत्यापन में हमें जो मैंने पीछे चर्चा की वो सभी डॉक्यूमेंट्स हमें अपने पास में रखने हैं। और निरीक्षण, मैंने आपको पहले कहा था कि निरीक्षण और भौतिक सत्यापन में अंतर क्या है। मैं निवेदन करूं, निरीक्षण में और भौतिक सत्यापन में जो मूल अंतर है वो ये है, निरीक्षण आपका कभी भी हो सकता है परंतु भौतिक सत्यापन निर्धारित तिथि में और निर्धारित समय पर ही होता है। आपका निरीक्षण महीने में 2 बार भी हो सकता है, महीने में 4 बार भी हो सकता है और 6 महीने में 1 बार भी हो सकता है, परंतु भौतिक सत्यापन वर्तमान समय में 2 बार ही हो रहे हैं। और निरीक्षण आपका किसी राज्य के आदेश के अनुसार भी निरीक्षण हो सकता है। निरीक्षण के लिए कोई भी राज्य के अधिकारी, जैसे मास्टर भी, कोई ग्राम सेवक है, पटवारी है, तहसीलदार है, वो कोई भी आके आपका निरीक्षण कर सकता है। और आपको आपके निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण रजिस्टर लगाना अनिवार्य है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जब आए तो उसके सिग्नेचर उस पर करवाएं, उससे टिप्पणी करवाएं। ये निरीक्षण रजिस्टर लगाना अनिवार्य है। निरीक्षण रजिस्टर कैसे लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या टिप्पणियां करवानी है, क्या चीज़ करनी है, उसके विषय में भी मैं आपसे निवेदन करूंगा बाद में। तो ये दोनों में व्यापक अंतर है। आप भौतिक सत्यापन सर्वे को, निरीक्षण को अलग अलग मान के चलें। जब आपका निरीक्षण कोई भी किसी भी समय कर सकता है, इसलिए आप हमेशा अपने रिकॉर्ड को अपनी गौशाला में संधारित रखें, ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपके गौशाला में निरीक्षण के लिए आए तो आपके वहाँ पर 4-5 रिकॉर्ड होने जरूरी हैं। टैग रजिस्टर, गौवंश उपस्थिति रजिस्टर, चारा और पशुहार रजिस्टर और निरीक्षण रजिस्टर, कोई दूध का या गौ चिकित्सा का कोई रजिस्टर है तो वो, ये चीज़ें वहाँ रखनी जरूरी है। तो निरीक्षण के समय, भौतिक सत्यापन के समय रिकॉर्ड का संधारण करना बहुत जरूरी है। निरीक्षण में, भौतिक सत्यापन में क्या क्या कॉलम रहते हैं मैं आपको निवेदन कर दूं। ये एक भौतिक सत्यापन का ये फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा फॉर्म वो व्यक्ति जो चिकित्सक होगा अपने साथ में लेकर आएगा। उसके अंदर आपकी गौशाला के नाम के साथ साथ आपकी तहसील, आपकी पंचायत समिति, आपका विधानसभा क्षेत्र, आपका लोकसभा क्षेत्र, ये भी कॉलम भरे जाएंगे। उसके बाद में उस गौशाला का संचालक के फ़ोन नंबर, उस गौशाला के संचालक का नाम, उस गौशाला के प्रबंधक के फ़ोन नंबर, प्रबंधक का नाम, मंत्री के फ़ोन नंबर, मंत्री का नाम, उस गौशाला के 1958 का पंजीयन या ट्रस्ट का पंजीयन नंबर, या जिसके पास में 1960 का पंजीयन है वो भी, ये दोनों उसमें लिखे जाएंगे। उसके बाद में टैगशुदा गौवंश की संख्या उसमें लिखी जाएगी, छोटे बड़े नर मादा टैगशुदा गौवंश लिखे जाएंगे। अपाहिज गौवंश आपके पास कितना है, विकलांग गौवंश आपके पास में कितना है, अंधा गौवंश आपके पास में कितना है, यदि कोई गौवंश आपने छुड़वाया है किसी ट्रकों से आदि से, उसकी संख्या कितनी है, उसके विषय में भी लिखा जाएगा। आपके पास में ब्याई हुई गाय कितनी है, ब्याने वाली तरह की गाय कितनी है, आपने अपने गौवंश का बदियाकरण करवाया है नर गौवंश का, वो कितना का करवाया है, ये सभी डिटेल उसमें आएगी। आपके पास में 6 माह से छोटे गौवंश कितने हैं, 6 माह से बड़े गौवंश कितने, ये सभी डिटेलें आपको अपने पन्नों पर लिख कर देनी पड़ेगी ताकि वो उसमें डिटेल कर ले। और यही जो सारी डिटेल है वो पशु जो उपस्थिति रजिस्टर, हमारा गौवंश उपस्थिति रजिस्टर है, उसमें सारी डिटेल बारीकी से लिखी होती है। वो डिटेल आपको आए हुए डॉक्टर को उपलब्ध करवानी पड़ेगी। उसके बाद में एक कॉलम होता है जिसके अंदर वो गौशाला के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाता है कि गौशाला नियमित संचालित है या नहीं है, तो उसमें हमें हाँ भरवाना है। गौशाला के कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड के संबंधित होते हैं, उसमें हाँ और नहीं के टिक मरवाने हैं। दो ध्यान रखना है, जब टैग नंबर पर आधारित रजिस्टर निर्धारित है प्रपत्र 5, आपको कहना है हाँ। गौशाला का नाम सूचना पट पर प्रदर्शित है, आपको कहना है हाँ। गौशाला में चारा संग्रहण हेतु चारा भंडार गृह, गौ आवास, पानी की टंकी, चारा ठाण इत्यादि हैं, तो आपको उसमें हाँ करवाना है। गौशाला नर गौवंश के विद्याकरण हेतु प्रतिबद्ध है, आपको उसमें हाँ लिखना है। गौशाला में क्रियाशील पेयजल स्रोत की स्थिति क्या है। अब एक नया कॉलम डाला है, गौशाला इसमें पानी का उपयोग कैसे करती है, पानी वहाँ से कहाँ से लाती है, तो उसमें आपको अन्य स्रोत लिखना है। सभी गौशालाओं को, जिनके पास में ट्यूबवेल स्वयं का खुद है वो छोड़कर बाकी सभी गौशालाओं को अन्य स्रोत लिखना है। चाहे हम टैंकर डलवाते हैं, पाइप है, कुछ भी हम करते हैं, अन्य स्रोत ही लिखना है, ताकि हमारा एक केस चल रहा है गौशाला के अंदर ट्यूबवेल आदि बनवाने का, तो आप अन्य स्रोत लिखेंगे तो आप ये तय रहेगा कि इतनी गौशालाओं में ट्यूबवेल बनवाने पड़ेंगे सरकार को, या PWD का कनेक्शन, PHD का कनेक्शन देना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें अन्य स्रोत लिखें आप। जैसे मैंने पहले निवेदन किया,
गोवंश के जो अभिलेख संधारित करने हैं, जो रिकॉर्ड संधारण करना है, वो है गोवंश पंजिका, चारा खरीद पंजिका, दैनिक उपयोग पंजिका इत्यादि संधारण करना है। उसके अंदर एक टिप्पणी लिखी जाएगी, तो वो जो डॉक्टर है वो लिखेगा कि इस गौशाला में सभी तरह के रिकॉर्ड संधारित किए जा रहे हैं। ये लिखाना जरूरी है, तभी आप अनुदान के दायरे में आ पाएंगे, अन्यथा अनुदान के दायरे में आप नहीं आएंगे। उसके बाद में तीनों पदाधिकारियों के नीचे सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर हैं, डॉक्टर के सिग्नेचर हैं और तहसीलदार या पटवारी के सिग्नेचर, तहसीलदार के सिग्नेचर होंगे, एसडीएम सिग्नेचर होंगे। पटवारी तो बिहाफ पे सिग्नेचर करता है और सिग्नेचर तो मान्य है तहसीलदार के और नायब के या एसडीएम के मान्य है। और जो गौशालाएं अनुदान में नहीं है उनके लिए सिर्फ 2 सिग्नेचर होंगे, एक आपका स्वयं का और एक आपकी गौशाला के किसी पदाधिकारी का या प्रबंधक का, उसका सिग्नेचर होगा, या जो डॉक्टर जांच करना है उसका सिग्नेचर होगा। ये छोटी सी मैंने निवेदन किया है आपसे। जो वर्तमान में भौतिक सत्यापन चल रहा है और हर बार भौतिक सत्यापन होना है, उसमें इन विषयों का आप ध्यान रखें ताकि गौशाला को नियमित रूप से सही मायने में अनुदान मिल सके, नई गौशालाएं अनुदान के दायरे में आ सके। जय गौ माता।